तो क्या है कि ज़्यादातर साइलेंस 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 तैयार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत आज हमारे इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज आप सभी के साथ मैं हूं सृष्टिका। दर्शकों नमस्कार एमपी आप सभी का मन पसंदीदा कार्यक्रम है और बेहद खास कार्यक्रम भी है, क्योंकि इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारे सेगमेंट और हमारी कोशिश रहती है कि आप तक हम पहुंचा सके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां। तो जी हाँ, आज भी कुछ ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। बात करेंगे कार्यक्रम में आगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे तिथि, क्योंकि कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार सबसे पहले हम आपको अवगत कराते हैं आज की तिथि के बारे में। तो चलिए देखते हैं। विक्रम संवत 2080 माह है बैसाख और आज है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी। तारीख है 26 अप्रैल, दिन है बुधवार। आगे बढ़ते हैं और साझा करते हैं आपके साथ आज का एक सुविचार। तो आइए देखते हैं कि क्या नया विचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। शिकायत कम और शुक्रिया ज़्यादा करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही गई है दर्शकों, क्योंकि जब हम शिकायत करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुखी हम ही होते हैं और सबसे ज़्यादा मन भी हमारा ही भारी रहता है। और जब हम हर छोटी से छोटी बात का शुक्रिया करने लगते हैं तो ज़िंदगी में हम खुशियाँ जुटाते हैं और मन भी हमारा हल्का रहता है। तो जी हाँ, कोशिश करिए कि इस बात को आप अपने जीवन में उतार पाए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि 26 अप्रैल यानी कि आज के दिन हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। जी हाँ, ये क्या होता है, बौद्धिक संपदा से तात्पर्य क्या है, ये सभी इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। और इस विषय पर हमारे साथ आज बात करने के लिए अमन शुक्ला जी जो एडवोकेट है, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। इसी के साथ दर्शकों आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर वरिष्ठ सैरामिक कलाकार भी उपस्थित हैं। तो आइए स्वागत करते हैं राज्य शिखर पुरस्कार सम्मानित श्री देवीलाल पाटीदार जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर आप पूर्व डिप्यूटी डायरेक्टर रहे हैं रूपांकर भारत भवन में। तो जी हाँ, आज सर से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी कला के बारे में और आप तक भी पहुंचाएंगे जानकारियाँ इस कला को लेकर। और इस कला को, अगर आप इस कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। लेकिन शुरुआत करेंगे अमन जी से, क्योंकि आज का विषय ही हमारा है जो हम बौद्धिक संपदा पे बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले विस्तार में जानते हैं कि ये बौद्धिक संपदा से तात्पर्य क्या है और ये जो दिवस मनाया जाता है इसको लेकर इसका महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है। पहले तो धन्यवाद। आज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहता हूँ। इसे सबसे पहले गठन करने का जो कार्य किया गया था वो वाइपो के द्वारा, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था जी। ये एक मिलेनियम कॉन्सेप्ट रहा है। हमने 2000 जो वर्ष था उसमें पहली बार वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अवेयरनेस के लिए एक मुहिम चलाई थी, जिसमें पूरे विश्व स्तर पर हमने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाने का तय किया था। जी। हर साल इसकी अलग अलग थीम्स होती हैं। जी। जैसे कि इस बार की थीम बहुत ही महत्वपूर्ण सी लगती है मुझे, क्योंकि इसमें इस बार वुमेन एंड आईपी इंटेलेक्टिंग विथ द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की थीम है, जो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमने अगर पुराने इतिहास में देखें तो 2000 से पहले तक बहुत ही कम महिलाओं का योगदान इस फील्ड में रहा है। इनोवेशन, इन्वेंटर्स, क्रिएटर्स चाहे की हों महिलाओं ने, पर उन्हें इस चीज़ का पुरस्कार, इसके फलस्वरूप कोई क्रेडिशन नहीं मिला। सो उसके कारण इस साल की ये थीम बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2000 के बाद से धीरे धीरे, कम लेकिन धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा वुमेन का योगदान रहा है। एंड ये साल हमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा दर्शन देने का सौभाग्य प्राप्त हो, शायद मुझे ऐसा लगता है। जी। एंड
फिर वही आईपी जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो जुड़ी हुई हैं इस कार्य से, जिसे हम बोलते हैं WIPO, जी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन Organization। जी, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों का जो मैनेजमेंट है, जो देख रेख है, वो किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है। जी बिल्कुल। सो पहली चीज़ पहले मैं मानता हूँ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आज आए हैं, जी लेकिन ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट रहा है। इसकी संकल्पना अगर हम देखें तो हम इसको महाभारत का युग देख लें, रामायण का युग देख लें, या कोई भी ऐसा ग्रंथ देख लें, सभी के सभी कॉपीराइट्स के एम्बिट्स में आ चुके हैं। एंड ये चीज़ सालों से चलती आ रही है, पर 1800 के आसपास इसके ऊपर हमें रिकग्नाइजेशन मिलता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जैसी एक संस्था सेटअप की गई थी। पहला कन्वेंशन विश्व स्तर पे 1883 में पेरिस कन्वेंशन के थ्रू हुआ था, जी एंड उसके तुरंत ही 3 साल बाद हमारे पास दूसरा कन्वेंशन आया जिसे हम मैड्रिड कन्वेंशन बोलते हैं। मैड्रिड कन्वेंशन के बाद हमारे पास बर्न कन्वेंशंस थे, और इसी तौर से बहुत सारे धीरे धीरे कन्वेंशंस आते गए, और विश्व स्तर पे US और जापान का योगदान इसमें बहुत बढ़ता गया। मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जब आया शुरुआत में 1800 के तकरीबन, तब 5 गुना से ऊपर US और जापान के पेटेंट लॉज बढ़ते चले गए। लोगों ने इन्वेंशन क्रिएशन करना स्टार्ट किया, और उसी चीज़ के फलस्वरूप आज हम US और जापान को इतने ऊपर इनोवेशन और मार्केटिंग में देखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया भी इसी पद चिन्हों पे चलता रहे, और शायद हम US और जापान को कुछ ही सालों में आगे पछाड़ दें। इस चीज़ पे मैं एक बहुत गहरी सोच रखता हूँ कि भारत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मामले में शायद सबसे ज़्यादा कार्यरत हो सकता था, जी पर क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस का जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहा है, और हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज रही है, जोग्राफिकल इंडिकेशन, शायद हम कार्यक्रम में आगे इसके ऊपर जी। चर्चा करें। इन सब चीज़ों के पिछड़े होने के कारण भारत का स्तर ऊपर नहीं बढ़ पाया। वाइपो का गठन जब किया गया था, तब उसका शुरुआती नाम इंटरनेशनल ब्यूरोक्स फॉर कन्वेंशन ऑन एंड प्रोटेक्शन ऑफ IP रखा गया था, जिसका महत्वपूर्ण कार्य सिर्फ यही था कि विश्व स्तर पे IP की अवेयरनेस बढ़ा दी जाए। इसका नाम चेंज कर दिया गया वाइपो के तौर पे, और अभी हाल ही में ट्रिप्स एग्रीमेंट नया आया है, जिसके कारण इंडिया में, खासकर कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लीगल फ्रेमवर्क्स लोकल लेवल पे आ चुके हैं, जो कि 2000 से पहले हमें ज़्यादा नहीं दिखते हैं। जी और 2005 का जो साल है उसे मैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ क्योंकि ट्रिप्स एग्रीमेंट के बाद प्रोसेस पे पेटेंट होना एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट था इंडिया के लिए, क्योंकि इसी के कारण, जैसे सर भी बैठे हैं आज सेरेमिक इंडस्ट्री से, सो इससे 2005 से पहले प्रोसेसेस को पेटेंट नहीं किया जा सकता था। मतलब हम भौतिकता तो हमारे पास थी, पर उस चीज़ को अगर किसी व्यक्ति ने सोच लिया है तो उस चीज़ के ऊपर कोई भी हानि कर सकता था, कोई भी उस चीज़ को चुरा सकता था। 2005 के बाद ये प्रोसेस को पेटेंट किया जाने लग गया है, और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के कारण वाइपो जैसा संस्था, और जो हमारे इंडिया या भारत के लेवल पे जितने भी संस्थाएं हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जी वाइपो और ट्रिप्स एग्रीमेंट एक साथ चलते चलते मुझे लगता है आज हमें जितने राइट्स इन सब चीज़ों के कारण हैं, उससे विश्व में भारत अपना नाम ऊपर कर सकता है। और अभी हम भारत के इंडेक्स के बेसिस पे देखें तो 2014 से लेके अभी तक में हमने 3 पोजीशंस एक्वायर की हैं जी इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के पेटेंटिंग इशू के बेसिस पे। साल में मुझे लगता है जापान में जहाँ शायद 2000 पेटेंट अगर हो जाते होंगे, तो भारत में 12 ही पेटेंट हो पाते होंगे। इतना बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसको मुझे लगता है वाइपो और जो हमारे लोकल लॉज हैं इसके कारण बहुत सारी सराहना मिले और आगे बढ़े हैं।
जी। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आप सभी को बहुत ही सरल भाषा में बताना चाहूँगी कि जो ये दिवस है उसका उद्देश्य है हमारी बौद्धिक संपदा का संरक्षण। अब बौद्धिक संपदा जैसे कि क्या? जैसे कि साहित्य, कलात्मक और साथ ही वैज्ञानिक कृतियाँ कहिए या फिर प्रसारण अंश कहिए, फिल्म एवं फोटोग्राफी, और जो आपके आविष्कार, जो भी किसी भी तरह का जो आविष्कार होता है, या फिर आप कहें जो औद्योगिक डिज़ाइंस होती हैं या फिर ट्रेडमार्क होते हैं, ये सभी चीज़ें आपकी बौद्धिक संपदा में आती है। इसको और साधारण तरीके से मैं आप सभी को समझाना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हम हमारी बौद्धिक, यानी कि हम हमारे एक मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके बना रहा है, क्रिएटिविटी से बना रहा है, वो सभी चीज़ों का क्रेडिट कोई और ना ले जाए, उसका श्रेय कोई और ना ले जाए, उस चीज़ का श्रेय उसी को मिले, और इस बात को सुनिश्चित करके कि उस चीज़ को कोई कॉपी भी ना करे, कि अपना कुछ उसमें जोड़कर उसको वो प्रेजेंट कर दे। तो ये सारी बातें यहाँ पर सुनिश्चित करी जाती हैं, और इस जो कार्य है, इन कार्य को देखता है आपकी जो संस्था देखती है, उसको नाम दिया गया है WIPO, जी विपो। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारे कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे साथ आज वरिष्ठ सैरामिक कलाकार हैं, तो आइए सर से बातचीत शुरू करते हैं। और सर, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कला है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से ही करना चाहूँगी कि यहाँ पर भी कि एक कलाकार ने अपनी कुछ सेरेमिक आर्ट किया और उसको ही देखकर किसी ने उसे कॉपी करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर भी ये चीज़ें संभव होती हैं? इस पे लागू होता है, और आपके जो नियम है उसमें तो ये अपराध है जी। पर हम बात को थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहते हैं जी। कि दरअसल हमारे देश का जो स्वभाव रहा है उसमें हम ज्ञान को समाज के साथ दान के टर्म में उपयोग करते रहे जी। हैं, और कॉपीराइट और पेटेंट और ये वो हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत में हमारे स्वभाव के साथ नहीं जाता था, इसलिए हमने कभी इसकी चिंता भी नहीं की, और इसके कारण हमारी बहुत सारी चीज़ों के अधिकार दूसरे लोगों ने या दूसरे लोगों के लिए काम करने वाले हमारे देश के अंदर ही कुछ लोग हैं, उन्होंने उनको दूसरों के नाम पे कर लिया। जैसे उदाहरण के लिए बीच में विवाद हुआ था हल्दी को लेके, नीम को लेके, इसको लेके। जी। तो दूसरी तरफ जो कारीगर जातियां हैं जितनी भी, जो हमारे जी। देश में प्रोडक्शन से जुड़ी है, लोहार है, सुतार है, कुम्हार है, ये है वो है ना, जो प्रोड्यूस करते हैं, जी। तो उसमें कुछ विधियां, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको वो अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ऐसा बातचीत में लोग कहते हैं ना कि वो अपनी बेटी को भी नहीं सिखाते क्योंकि वो दूसरे के घर जाने वाली है, तो वो विद्या उन्हीं के पास रहे या उन्हीं के परिवार के पास रहे। ऐसा एक सिस्टम परिवार के अंदर होता है जिसको अब हम लीगल और उस सब जामा पहनाने की और वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, और इससे हम हमारी बौद्धिक संपदा का संरक्षण भी कर पाएंगे, और उसके बदले में जो उनको लाभ मिलना चाहिए, अगर वो किसी परिवार का ज्ञान है या किसी जाति का ज्ञान है, तो वो उन तक जाना चाहिए। जी। सर, आपने बहुत खूबसूरती के साथ बात रखी, और यहाँ पर बात करते हैं आपके इस कला, आपके जीवन में इस कला का कैसे आना हुआ? आपकी हमेशा से रुझान रहा है या फिर कोई वैचारिक आपका निर्णय था? बहुत छोटी उम्र से ही कुछ करने लगे थे। संयोग से हम तो जैसे ज़्यादातर लोग होते बहुत छोटे गांव में बड़े हुए, और वहाँ स्कूल में आर्ट टीचर और ये वो कुछ होता नहीं था। घर में भी या वहाँ गांव में वैसी दुकानें भी नहीं थी जहाँ आर्ट मटेरियल या पेपर रंग ये वो सब आपको मिलेगा। तो पर फिर भी हमने शुरू किया था कुछ जो अवेलेबल है घर में, जो चीज़ें हैं उन्हीं से कुछ शुरू किया। फिर करते उसका रुचि बढ़ती गई। बाद में इसी की पढ़ाई की, 5 साल का कोर्स किया पेंटिंग में। फिर उसके बाद भारत भवन के साथ जुड़ गए, और भारत भवन में आने के बाद फिर हमने सिरेमिक माध्यम या मूर्तिकला या सिरेमिक टेक्निक में जो भी अर्दनवेयर है, स्टोनवेयर है, पोर्सलिन है, इन सब विधियों को और तकनीक को जानना और सीखना, और बाद में दूसरे लोगों को इसे सिखाना शुरू किया।
जी पर अभी भी इसमें जो जो दो वर्गों में बंटा है, जहाँ तक सिरेमिक माध्यम की बात है जी तो वो बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें यूटेंसिल से लगा के तो ये मोबाइल और कंप्यूटर और ये वो इनके अंदर जो सेल और ये वो सब बनते हैं वो सब भी सिरेमिक है। इवन अभी तो दांत बनते हैं, जो नए दांत जी और ये वो जो बिल्कुल तो पोर्सलिन। तो हम ये कह रहे हैं कि सिरेमिक माध्यम का 1000 जगह पे इस्तेमाल होता है। जी मैं जिससे संबंध रखता हूँ वो है सिरेमिक माध्यम का अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल। जैसे कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, जी। कोई ये लिखता है, ऐसे हम लोग जो शिल्प बनाते हैं या वो बनाते हैं जिसमें हम अपनी बात कहना चाहते हैं। जी तो ये प्रयोग हमारे देश में नया है, क्योंकि यूटेंसिल के तौर पे सिरेमिक हमारे देश में कई साल से 200-300 साल से तो ब्रिटिश के साथ है। उसके पहले जब शेरशाह सूरी और ये लोग भारत आए थे तो ये भी अपने साथ कुछ सिरेमिक के आर्टिस्टों को लाए थे, जो कच्छ के कुम्हारों के साथ मिलके, जिसको अभी हम राजस्थान या उदयपुर वाला सिरेमिक बोलते हैं, ये दरअसल तब शुरू हुआ था। जी तो हमारे पास दो सोर्स रहे हैं, एक इस्लाम के साथ सिरेमिक भारत में आया और दूसरा जब ब्रिटिशर हमारे यहाँ रूल करने लगे तो उनके थ्रू आया, पर उन्होंने भी वो चाइना से और कोरिया से अडॉप्ट किया था। जी मतलब अमेरिका या ब्रिटेन ने सिरेमिक को खुद नहीं खोजा था, उन्होंने चीन से और वहाँ से उसको अडॉप्ट किया था। जी अब अभी के समय में अगर बात करें तो अभी सिरेमिक में ये जो प्रोसेस है वो जी, भी और जो प्रोडक्ट है जी और सर वो भी। बताना चाहूँगी कि लगातार हम दर्शकों को आपकी कलाकृतियाँ भी दिखाते जा रहे हैं। जी हाँ सर, आप प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी इंडियन आर्ट क्राफ्ट है उसमें प्रोसेस का बहुत महत्व है, क्योंकि वो सब के सब लोकल होते हैं और लोकल जो मिनरल और मटेरियल और वो जो अवेलेबल है उससे वो संभव करते हैं। तो इस कारण उसकी जो प्रॉपर्टी है बनाने की या जो मटेरियल सामग्री है वो पूरी दुनिया में दूसरों से भिन्न है। अगर हम चाहें तो हर जिले की मिट्टी और हर जिले के काम या रूपाकार को इसके अंतर्गत ला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम मिट्टी का एनालिसिस करेंगे तो वो राजस्थान की मिट्टी अलग है, मध्य प्रदेश की मिट्टी अलग है, आप साउथ में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, सब जगह बदलता है। तो अकेले सिर्फ जो मिट्टी काम करने लायक होती है या बर्तन बनाने लायक होती है उसी के 1000 से ज़्यादा पेटेंट हम कर सकते हैं। या हमारे देश में इतनी जाग्राफिकल विविधता है और इतने तरह का वेदर और वो सब है, इतने तरह की वनस्पतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके कपड़े रंगने में या डिज़ाइन बनाने में और उसमें इस्तेमाल होता है। तो करने के लिए बहुत काम है और ये अच्छा है कि इस दिशा में कुछ शुरू हुआ है। हस्तशिल्प विकास निगम भी इस दिशा में कुछ अवेयर हुआ है और मुझे लगता है कि भविष्य में हम हमारी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का या जो बौद्धिक संपदा है उसका संरक्षण और उसका अधिकार भी उसके करने वालों को, पैतृक रूप से जो लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें अभी जो नया कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। हमारे पास हजारों लाखों चीज़ें ऐसी है जो परंपरा से हमारे साथ आई है जिसका पेटेंट हमारे पास नहीं है। वो दूसरी वो चीज़ें हैं जो अभी नए बच्चे और नए आर्टिस्ट और नए कारीगर इवाल्व कर रहे हैं, उनका भी पेटेंट और वो इन दोनों दिशाओं में एक साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल दर्शकों, तो जो सेरेमिक कला है ये भी हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा में से एक है। तो आइए अमन जी के पास वापस चलते हैं और जानते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसका काफ़ी सारा विभाजन भी किया गया है, तो वो विभाजन क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दो चीज़ों पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। दोनों लोगों को लगता तो सेम है पर होती बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहाँ एक प्रॉपर्टी है, एक संपदा है, वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसके ऊपर मिलने वाला अधिकार है। जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहीं एग्जिस्ट करे इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, उसे उस चीज़ को क्लेम करना होता है।
जी उसे क्लेम करने के लिए हम पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइंस, लेआउट, यहाँ तक कि नए प्लांट वैराइटीज़, इन सब के लॉज की तरफ जाते हैं, जी जहाँ की कॉपीराइट और पेटेंट सबसे ज़्यादा चलित कुछ पेटेंट लॉज हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो एक डिज़ाइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, प्लांट वैरायटी हो सकता है, इसे अगर हम भौतिकता से देखें तो ये हमारे दिमाग की उपज है। और एक तरीके से इसे हम जब अंग्रेज़ी में बोलते हैं तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसे छुआ नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है जैसे कोई हवा। जी इसीलिए इसे हम भौतिकता में जब लेके आ जाते हैं या प्रोडक्ट बना देते हैं एक चीज़ का, उसके ऊपर हम आईपीआर को गठित करते हैं, जिसका मतलब पेटेंट उसके ऊपर रजिस्टर करते हैं। ट्रेडमार्क अगर हम सोचें तो ट्रेडमार्क का टेन्योर 10 साल का होता है, पेटेंट का टेन्योर 20 ईयर्स का होता है, कॉपीराइट का टेन्योर 60 ईयर्स का होता है। जी सो ये टेन्योर क्यों बनाए गए? शायद ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो आईपी है इसके थ्रू मार्केट एवैल्यूएशन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स चाहते हैं, जी इनोवेशन चाहते हैं, हम समाज में ऐसी चीज़ें लेके आना चाहते हैं जिसके द्वारा हम दूसरों को वित्तीय तौर पे संरक्षण दे सकें, हम उनके अधिकारों का संरक्षण कर सकें। ऐसी चीज़ों के लिए हमने आईपी बनाया हुआ है। इन आईपी के बनाने के साथ ही हमारे जो राइट्स हैं, इनके कुछ लॉज हैं, जैसे कि आप डिज़ाइंस एक्ट अगर देखेंगे जी तो हम सेरेमिक, इन सब चीज़ों की जो डिज़ाइंस होती हैं इनके बारे में इस लॉ के अंदर जाते हैं। पर मेजर जो हमने आज तक लॉज देखे हैं वो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ही देखे हैं, और ये हमारा एक तरीके से हमारे लिए बुरी बात है कि हमने शायद सिर्फ ये 3 ही ज़्यादा उपयोग किए हैं, जबकि जोग्राफिकल इंडिकेशन और ट्रेडिशनल नॉलेज जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जी जैसे सर ने अभी जिक्र किया था इस बात का कि एक कंट्रोवर्सी हुई थी टर्मरिक और नीम की, गिलोय की। जी ये कंट्रोवर्सी हुई थी जब यूएस के एक व्यक्ति ने गिलोय और टर्मरिक जैसी चीज़ों पे पेटेंट लगा दिया था। मतलब कोई भी उस चीज़ को यूज़ करता तो उसे रॉयल्टी देनी पड़ती यूएस के एक ऐसे व्यक्ति को जिसका उस टर्मरिक, नीम और गिलोय से कोई लेना देना ही नहीं था। जी आयुर्वेद की ये सबसे पुरानी प्राचीन तकनीक रही है कि गिलोय और इन सारी जड़ी बूटियों का यूज़ करके हम आगे बढ़े हैं, और ये हमारी छिन्न भिन्न हो रही थी क्योंकि एक बाहरी देश ने इसके ऊपर एक पेटेंट लगा दिया था। ऐसी चीज़ों को ही संरक्षण देने के लिए हमने 2001 में डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL जिसे हम कहते हैं, इसका गठन किया था। TKDL एक ऐसा गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पे इंडिया के, भारत के जितने भी ट्रेडिशनल नॉलेज हैं, सालों से चली आ रही जो पद्धतियाँ हैं, इन सब चीज़ों को रजिस्टर किया गया है। जी और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस मामले में। जी जोग्राफिकल इंडिकेशन ही एक ऐसी और चीज़ है जो जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, मुझे लगता है, पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि जोग्राफिकल इंडिकेशन या भूगोलिक संकेत जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी एक संपदा सिर्फ उसी जगह पे उत्पन्न हो सकती है, उसी जगह की क्वालिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे वो उत्पन्न हुई हैं, उसके वहाँ के होने के कारण उसे वो टैग मिलता है। और इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने GI टैग का एक पूरा रिपोर्टिंग की हुई है। ये GI टैग्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, पर दिक्कत भारत में ये है कि क्योंकि शायद लिटरेसी नहीं है, जागरूकता नहीं है, इसीलिए हम ऐसी चीज़ों को खोते जा रहे हैं, और इनके ऊपर हमें इन्हीं को अपनी खुद की नॉलेज को यूज़ करने के लिए दूसरों को रॉयल्टी देनी पड़ रही है। जी सो IP और IPR जो दोनों चीज़ें हैं, इनको समझना इस तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में लोकल लेवल बॉडीज़ को, सभी को बहुत ज़्यादा लाभ दे सकती हैं, पर हम वंचित इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है।
जी सर, जैसे कि ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी होती हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी आप यहाँ पर जिक्र करें। अच्छी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यूँ तो बहुत सिंपल है, पर क्योंकि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा मेल खाती हुई जी। एक कॉन्सेप्ट है, जी जिसके कारण हम इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाना खुद भी चाहते हैं और हो भी जाता है, क्योंकि इसमें टेक्निकलिटी एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे सर का ही सेरेमिक अगर हम ले लेते हैं, जी तो सेरेमिक में बहुत बारीक चीज़ें हैं। जैसे सर ने अभी बताया, मिट्टी की ही इतनी वैरायटीज़ हैं कि शायद एक ही क्षेत्र में से 2000 से ज़्यादा पेटेंट निकल जाए। जी तो अगर इस तरह की इतनी छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं तो वो चीज़ टेक्निकल हो जाती है। इस टेक्निकलिटी के कारण रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, जो कि क्योंकि यूएस और जापान जैसी जगहों पे लिटरेसी होने के कारण ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, बहुत एक्सेसिबल है, लेकिन भारत में वही चीज़ एक्सेसिबल नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं जो चाहता हूँ वो यही है कि गवर्नमेंट जो पोर्टल्स बना रही है उसके बारे में जागरूकता और फैले। मुझे लगता है इस दिन का जो महत्व है वो यही है कि हम ऐसे पोर्टल्स जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिस पे कोई भी व्यक्ति जा सकता है, अपना क्लेम कर सकता है दैट उसके पास कौन सी ट्रेडिशनल नॉलेज है, भूगोलिक संकेत क्या है, या पेटेंट किस तरह का है। इसे हम जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है इसके वेबसाइट पे जाके आप खोज सकते हैं, आपको पेटेंट के ऊपर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस मिल जाएंगे। जी साथ ही अगर इन सारी चीज़ों पे नहीं आप जाना चाहें तो बहुत सिंपल सा काम आप कर सकते हैं। किसी भी एक IP रजिस्टर्ड एडवोकेट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर रजिस्टरिंग दैट पर्टिकुलर पेटेंट। ऐसे बहुत से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, ऐसे बहुत से कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो IP सेक्टर के लोगों को जाके, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एडवोकेट्स को जाके और अपना पेटेंट रजिस्टर कराते हैं। वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस, बस आपको एक व्यक्ति से जुड़ने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जिक्र किया था, तो देखा जाए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसकी बहुत उपयोगिता है, तो ये सामान्य जन के जीवन में भी उपयोगी किस तरह है जी, किसी सामान्य व्यक्ति के? जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि ट्रेडिशनल नॉलेज, GI टैग्स, पेटेंट, कॉपीराइट, जी ट्रेडमार्क्स, सभी के सभी तो लोकल बॉडीज़ पे जी, लागू local नहीं हो bodies, सकते, हाँ। क्योंकि कुछ चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा होता है, जी कुछ चीज़ों में टेक्निकल एस्पेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसके बारे में अंदर जाना बहुत tedious काम हो जाता है, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर हम अपने ही आसपास ट्राइबल एरियाज़ में देखें, जी बहुत सी जड़ी बूटियों की नॉलेज लोगों को है, ज्ञान है लोगों को, जी बहुत से मिट्टी की जो तकनीकें हैं जिससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जी। या किस चीज़ का कौन सा एलिमेंट कंपाउंड किस तरह से क्रिएट करता है, जी ये सारी चीज़ें जो लोकल ट्रेडिशनल लोग हैं, ट्राइबल एरियाज़ में, वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में कुछ लोग हैं, जी। उन लोग को उन चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी है। इन सारी चीज़ों को रजिस्टर करने का तरीका है, आप गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स हैं इन सब चीज़ों पे जाके कर सकते हैं। इस चीज़ में अगर आप किसी भी ट्राइबल एसोसिएशन के पास जाते हैं, या ट्राइब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्राइब्स को संरक्षण देते हैं, जी इन लोगों के पास बहुत अच्छे मैकेनिज़म्स हैं जिसके बेसिस पे वो ट्रेडिशनल नॉलेज और ऐसी अन्य चीज़ों को रजिस्टर करते हैं। जी मुझे लगता है वो सबसे उपयोगी चीज़ होगी। दूसरी चीज़, आपने जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बोला था, जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका उपयोग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो उससे पैसा उसी तौर से बना रहे हैं। एक व्यक्ति कुछ सोचता है और उसके ऊपर उस चीज़ को अमल करता है और उससे वो पैसा बनाता है। ये बहुत स्वाभाविक और नियमित चीज़ है एक मार्केट को चलाने की। IP में कॉर्पोरेट वर्ल्ड का काम ही यही है कि वो ऐसी नई नई इनोवेशंस, क्रिएशंस, इन्वेंशंस लेके आए, डिस्कवरीज करे। इन डिस्कवरीज के लिए ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपना पैसा चार्ज करता है।
और जब सारी चीज़ों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के थ्रू हम रजिस्टर कर देते हैं, इसके बाद हम मार्केट में उस चीज़ का कंपटीशन लेके आते हैं। इस कंपटीशन के बेसिस पे ही मार्केट ग्रो होता है। मार्केट ग्रो होगा, इकोनॉमी ग्रो होगी एंड धीरे धीरे देश का विकास होगा। यहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब हम आईपी को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही महंगा है, जो कि बाकी अन्य देशों में जैसे जापान और यूएस में भारत के मुकाबले सस्ता है। जी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका उपयोग ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में इसका उपयोग हो सकता है, पर जागरूकता एक जी। बड़ा अंकुश लगाता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, कार्यक्रम में अमन सर से और पाटीदार सर से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सबको घुमाने ले जाने का। जी हाँ, तो आइए चलते हैं सेगमेंट पर्यटन पर। रायसेन नगर को हिंदू शासक रायसिंह ने वर्ष 1143 में बसाया था। इस शहर के बारे में ऐसी मान्यता है कि राजा रायसिंह ने इस शहर को अपनी सेना के विश्राम गृह के रूप में विकसित किया था। समय के साथ साथ यहाँ बसाहट बढ़ती गई और यहाँ बसने वाले लोग इसे रायसेन के नाम से पुकारने लगे और धीरे धीरे ये नाम प्रचलन में आ गया और तभी से इस शहर का नाम रायसेन पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी से 43 किलोमीटर बस यात्रा करने के बाद जैसे ही रायसेन शहर की सीमा में प्रवेश करते हैं तो हमें सबसे पहले मुस्लिम संत हज़रत मीर फ़तेहुल्लाह शाह बाबा की दरगाह के दर्शन होते हैं। यहाँ अंकित फ़ारसी भाषा के शिलालेख दिखाई पड़ते हैं, जिनमें शेर शाह सूरी, औरंगजेब और इस दरगाह के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। इस दरगाह के बारे में इतिहास जो है तारीख़ फरिश्ता में सिर्फ इतना मिलता है कि 800 साल पहले आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इस पावन पवित्र दरगाह पर जो कोई आता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर मन्नत मांगा करते हैं। यही एकमात्र दरगाह है जो क्षेत्रफल की दृष्टि में देश की हर दरगाह से बड़ी है। दरगाह के अंदर मक्का मदीना से लाए गए 5 शाखाओं वाले खजूर के पेड़ को बहुत खास माना जाता है। इस दरगाह से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बरबसी हमारी नजरें उस विशालकाय पहाड़ पर जा टिकती हैं, जिस पर एक विशालकाय किला दिखाई पड़ता है। और जब हम रायसेन आए हैं तो बिना इस किले को देखे आगे बढ़ना बेमानी सा लगता है। लगभग 570 फीट ऊंचाई पर स्थित इस किले पर पहुंचना कोई रोमांचकारी यात्रा से कम नहीं होता। एक स्थान तक वाहन से जाने के बाद 90% की यात्रा पैदल ही करना पड़ती है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजे और चौड़े चौड़े पाट और ऊंची ऊंची पत्थरों की सीढ़ियाँ हमें इतिहास के पन्नों में लिखी एक एक बात को याद दिलाते हुए जान पड़ते हैं। ऊपर पहुंचने पर हमें एक विशालकाय छत विकसित खंडित सा किला दिखाई पड़ता है। ये किला एक बहुत बड़ी पहाड़ी के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ का शिव मंदिर अत्यंत भव्य और काफी बड़े क्षेत्र में बना हुआ है। भले ही आज यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, मगर अंदर जाने पर एक सुखद अनुभूति का एहसास होता है। यहाँ का एक एक खंबा और उस पर टिकी दीवारें अपने अतीत की दास्तां को खुद ब खुद कहते से प्रतीत होते हैं। जैसे ही किले के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो हमें यहाँ कई सारी बावड़ियाँ देखने को मिलती हैं। बरसात के दिनों में पानी का भंडारण इन बावड़ियों में किया जाता था और साल भर इसी पानी से सारे कामकाज पूरे किए जाते थे। इतनी ऊंचाई पर जल प्रबंधन का इससे अच्छा उदाहरण भला और क्या हो सकता है।
तो दर्शकों, आज हम आपको सैर पर लेकर गए थे रायसेन, जहां पर हमने देखा रायसेन दरगाह और साथ ही साथ रायसेन का किला। तो उम्मीद करती हूं कि आज का पर्यटन आप सभी को पसंद आया होगा। और जैसे कि कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बौद्धिक संपदा पर, और इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ सेरामिक कलाकार श्री देवीलाल पाटीदार जी भी हैं, जो राजशेखर पुरस्कार से सम्मानित हैं। और सबसे खास बात उनकी ये है कि वो बेहद सरल, और जो उनकी सिंप्लिसिटी है वो सच में बहुत ही एप्रिशिएटिंग है। आइए सर के पास चलते हैं। और सर ने अपनी पिछली बात में अभिव्यक्ति का जिक्र किया था, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो एक आर्टिस्ट की कला होती है, तो क्या वो उसके विचारों की अभिव्यक्ति होती है, उसकी भावनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है? होना यही चाहिए, क्योंकि जो कोई भी कलाकृति है वो प्रकृति का सीधा अनुकरण नहीं होती है। जो रचनाकार है उसका जो भाव है और जीवन को लेके उसकी जो दृष्टि है, उसे वो स्वरूप देता है अपने फलक पे या कागज पे या कैनवास पे जी। तो इसका मतलब है कि जो चित्र है उसकी एक देह होती है और एक उसकी आत्मा या सोल होती है। तो जो चित्र का, जिसे अभी हम कंप्यूटर की भाषा में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना, तो जो चित्र का सॉफ्टवेयर है वो भावना और विचार से बनता है, और जो उसका हार्डवेयर है वो कैनवास, रंग और ब्रश और उस सब से बनता है। और ये दोनों का बहुत सुंदर सुनियोजित संयोजन ही कोई कलाकृति को जन्म देता है। जी बिल्कुल। सर, आपने अपनी पिछली बात में कठिनाइयों का भी जिक्र किया था कि जब आपने ये कार्य शुरू किया था तो इतनी सुविधाएं नहीं थी और इस कार्य में लगने वाली चीज़ें भी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कठिनाइयाँ इंसान के विकसित, किसी कला के विकसित होने में क्या के आड़े आ सकती हैं, या फिर अगर कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ राह भी होती है? कुछ हद तक, पर जो समस्या थी वो ये थी कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में सिरेमिक बहुत पहले से था, आर्ट में बहुत बाद में आया, और पूरे देश में कुल 40-50 लोग थे जो ये करना चाहते थे। तो इतने कम लोगों के लिए न तो कोई प्रोडक्शन करता है, न कोई सोचता है, न उनको जो इक्विपमेंट चाहिए, जो तकनीक चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भट्टी चाहिए, तो बाजार ही इतना छोटा है कि उसके लिए कोई बनाता नहीं था। तो इसलिए कलाकारों को खुद ही ये सब चीज़ें करना होती थी। अपनी भट्टी भी खुद ही बनाओ, अपना वो मट्टी भी खुद बनाओ, उसके जो ग्लेज है तो उनके केमिकल और उनको ग्राइंड करना, पीसना, ये करना और वो करना। तो ये जो जैसे इंडस्ट्री में सारा वर्क डिवीज़न होता है कि सोचने का काम अलग आदमी करता है, रिसर्च का काम अलग करता है, प्रोडक्शन का अलग करता है, मार्केटिंग का अलग करता है, तो पूरे कारपोरेट में नीचे से लगा के ऊपर तक जो 1000 लोग मिलके कर रहे होते हैं, इधर एक ही आदमी को वो सब करना होता है जी। तो उसकी अपनी दिक्कतें हैं, पर उससे जो चीज़ जो इसकी जो सुंदरता है, इसमें एक अच्छाई ये है कि वो पूरी तरह अपने प्रोडक्शन का स्वयं निर्माता भी होता है, उसका निर्देशक भी होता है, उसका जन्मदाता भी होता है। जबकि इंडस्ट्री में कोई भी आदमी इसका क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो चीज़ है ये उसने की है। जी सर, जैसे कि हम आपके यहाँ पे कलाकृतियाँ भी देख सकते हैं, हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आपकी फिलहाल जो कलाकृतियाँ हम दिखा रहे हैं, आप इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे ये हमने जब काम शुरू किया तो बहुत शुरुआत में एक सीरीज बनाई थी अंडर वाटर लाइफ को लेके, जो पानी के अंदर जो जीव जंतु, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े और प्लांट भी होते हैं, बहुत सारे कोरल होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं। तो वो पता नहीं हमारे को उसका कहीं स्मृति में था, बॉम्बे में हमने बहुत बड़ा एक्वेरियम है मछलियों का, वो बचपन में ही देखा था, और जब 9th-10th में पढ़ते थे तब देखा था, खूब अच्छा लगा था, फिर भूल भाल गए। फिर उसके 10-15 साल बाद जब पहली बार हमने मिट्टी हाथ में लेके कुछ बनाने की कोशिश की, तो जो चीज़ें बनना शुरू हुई वो सब अंडर वाटर लाइफ की थी। ऐसे ही ये जो अभी दिखा रहे हैं ये सीरीज इंसेक्ट
की है। जो जी। कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको हमने बड़ा करके पेडिस्टल दिया कि उनका जो रूप है, उनका स्वरूप है, वो कितने सुंदर उनका वो होता है। जी। पर इसमें जो चीज़ हम बताना चाहते हैं वो ये है कि इसमें से किसी भी कीड़े को, या हम हमारे काम में हमेशा ये करते हैं कि प्रकृति में जो कीड़े मकोड़े या चीज़ें हैं उनको हम नहीं बनाते, जी। हम उनके स्वभाव को और उसको जान के खुद अपना कीड़ा बनाते हैं। जैसे हमारे सारे कीड़े आप देखेंगे तो इसमें कोई तिलचट्टा या काकरोच या इस तरह का पर्टिकुलर बिच्छू या ऐसा आप पहचान नहीं सकते कौन सा है, जी। पर आपको देखते ही ये लगता है कि ये कीड़ा है। जी। इसका मतलब है कि कीड़ों की जो एक कैटेगरी है, जी। उनके अपने लक्षण हैं। जैसे जानवरों की अपनी एक कैटेगरी है, उसके लक्षण हैं। जी। पक्षियों की अपनी कैटेगरी है, उसके लक्षण हैं। तो जो मौलिक सृजन आपको करना है उसमें आप किसी की अनुकृति नहीं बनाएंगे, आप कौवा या हंस नहीं बनाएंगे, आप पक्षी बनाएंगे जिसके निर्माता आप हैं, जिसे देखते ही लोगों को लगेगा कि यार कितना सुंदर पक्षी है। पर वो जो अवेलेबल पक्षी है जो आपने देखे हैं या जो जी। चित्रों में या फोटोग्राफ में आपको मिलते हैं, जी। वो नहीं होंगे। इस मौलिकता की आर्ट में या सृजन में बहुत अधिक ज़रूरत होती है। जी। सर, आपकी जो अंडर वाटर फॉर्म जो सीरीज़ है, आप जैसे कि हमने कलाकृति देखी थी, उसकी एक ही पिक्चर हमने देखी थी। मैं चाहूँगी कि जो आपने अंडर वाटर जो फॉर्म की कलाकृतियाँ बनाई थी उसके बारे में विस्तार से बताएं। दरअसल जो जो पानी के अंदर का जितना जीवन है, जी। जिसे हम जब ज़मीन पे चलते हैं तो जी। हमारे चारों तरफ हवा होती है, जी। उसमें हम मूव होते, पर हवा का जो घनत्व है उतना अधिक नहीं होता है, इसलिए हमारे मूवमेंट में हमको कोई अवरोध नहीं होता। जी। पर जब जल के अंदर या पानी के अंदर हम चलना चाहें या तैरना चाहें या घूमना चाहें, तो पानी का अपना घनत्व अधिक होने से हमारी बॉडी को वो रोकता है जी। और आपको अधिक ताकत और अधिक वो प्रेशर। लगाना जी। होता है। जी। तो ये इसके कारण आपके मूवमेंट में एक लय आ जाती है। जी। जो जैसे मछलियों का जो आकार है, पौधों का जो आकार है, जी। पानी के जीवों का जो आकार है, जी। उसको देखेंगे कि वो जैसे एरोडायनेमिक की अपन बात करते हैं ना, जी। कि जी। हवा से आजकल कारों के डिज़ाइन में और इसमें और उसमें जी। होता है ना, तो ये चीज़ प्रकृति ने पानी के अंदर पहले से करके रखी है। पानी के अंदर के जितने जीव हैं वो पानी के साथ वही रिलेशन बनाते हैं जो सड़क पे हम कार या हवाई जहाज के जी, एयर हवाई में जहाज बनाते में हैं। जो विंग्स होते हैं हाँ, वो हाँ, हवा के वो कटाव के लिए उसका जो वो लगाए होता है। जाते हैं। जी। तो ये इन सब चीज़ों को समझना, इन सबको रिलेट करना और फिर अपनी क्रिएटिविटी में इस सब का इस्तेमाल करना, उसकी बात है। तो उसमें पौधे भी बनाए थे जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं, जी। बहुत सुंदर सेल होते हैं, जैसे शंख है, सीप है, घोंगे है, ये है, वो है। जी। तो एक पूरा संसार हमने मिट्टी से बनाया था। इवन जब उसको एग्जिबिट किया था तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इसे कहीं से कलेक्ट करके लाए हैं, ये जी। बनाए हुए नहीं हैं। जी, बिल्कुल। ये बात भी हम हमारी क्रिएटिविटी में विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं कि आपको चीज़ को ऐसे बनाना है कि वो प्रकृति प्रदत्त लगे। जो बनाने वाले का अहंकार है या उसका जो ईगो है कि ये मैंने किया है, जी। ऐसा न दिखे। जैसे संतरा या मौसम्बी है जी। तो वो भी ग्रो होता है ना, जी। पर कहीं भी वहाँ क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर उसके पीछे चला जाता है, वो आपको एक नेचुरल फ्रूट की तरह लगता है। जी। तो ठीक है, ऐसे ही आप शिल्प को या पॉट को या कलाकृति को कैसे बनाएं कि उसमें आपका जो ईगो है, आपका जो डूइंग है, आपका जो हर चीज़ को बनाने का एक टेक्निक होता है, एक विधि होता है, जी। वो सब पर्दे के पीछे चला जाए और जब आप जो आपने बनाया है, अगर फूल बनाया है तो वो फूल ही दिखे, बनाया हुआ फूल ना दिखे। जी। सर, क्योंकि हमने जब फोटो में ये आकृति देखी, आपने जो अंडर वाटर फॉर्म्स बनाए थे ये, और आपने जिक्र भी किया कि ये बिल्कुल देखकर ऐसे लगते हैं कि ये सच में ही वहाँ से लेकर आए हैं, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये किसी ने बनाया है। सर, इनको बनाने में क्या चीज़ों की ज़रूरत लगती है और किन चीज़ों से आप इनको बनाते हैं जो इतनी ये रियल लगती हैं? मेनली तो क्ले ही होती है, जो जी। सिरेमिक की क्ले होती है उसमें 3-4 चीज़ें मिला के बनाते हैं। क्वार्ट्स होता है, फेलिसफर होता है, सिलिका होता है, स्टोन पाउडर होता है जी। और उसका टेम्परेचर का होता है कि
कौन सी मिट्टी कितने टेम्परेचर पे जाके फायर होगी, वो तो उसका तकनीकी पक्ष हुआ। मेन चीज़ वो है कि आप अपने विचार को, जैसे जी। मान लो भोपाल में गैस कांड हुआ था तो इतने लोग मरे थे जी और इतना दुख हुआ था, और हम खुद यहाँ थे, हम जी। उस रात हम थे, जी तो हमने गैस कांड को लेके भी बहुत सारा काम किया। अभी ये जो कोरोना हुआ और सब लोग अपने घर में बंद हो गए, हम लोग भी बंद हो गए, तो एक दो दिन तो ऐसे ही बातचीत हंसी मजाक इस सब में निकला। फिर उसके बाद ये जो अनुभव है कि जी। पूरी दुनिया अपने घर में कैद है जी और लोग मर रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, तो इसको लेके भी हमने अपने कलाकृतियाँ बनाई हैं, ड्राइंग में, पेंटिंग में, शिल्प में। तो हमेशा जो सराउंडिंग होती है, जो जीवन जीन स्थिति परिस्थिति घटना दुर्घटनाओं से घिरता है, उससे उद्वेलित होके मुँह होके हम हमारा काम करते हैं। जैसे अभी पिछले महीने ही आपने देखा ओलावृष्टि हो रही, बारिश हो रही, खड़ी फसल खराब हो रही है, ये हो रही है, तो हम पिछले कुछ दिनों से लगातार किसानों की ये जो स्थिति और परिस्थिति है जिसमें वो फंसे हुए हैं, जी। उसी को लेके उनके तरफ से बोलना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कला का एक काम ये भी है ना कि जो अमुक लोग हैं, जो नहीं बोल सकते, जो मूक लोग हैं, जैसे पशु है, पक्षी है, अनपढ़ लोग हैं, किसान लोग हैं, देहाती लोग हैं, वो अपनी जी। बात को उतने अच्छे से नहीं कह सकते, तो उनके तरफ से आप उनकी बात को कैसे कहें? जी बिल्कुल। जी सर, इतनी खूबसूरती के साथ आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया और इतने अलग अलग तरीके से आपने बात को समझाने की कोशिश करी, बहुत ही सुंदर उत्तर। अमन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ट्रेडमार्क संरक्षण है उसके बारे उसके फ़ायदे और उसको कुछ उदाहरण के साथ हमारे दर्शकों को आप समझाएं। ट्रेडमार्क संरक्षण जो एक्ट है वो 2001 का है। ट्रेडमार्क जो पोर्ट्रे करना चाहता है वो ये है दैट एक कोई भी कंपनी अपने एक सिंबल चिन्ह को बनाता है जी जिसके बेसिस पे उसकी रेपुटेशन जुड़ी होती है, जी। उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जुड़ा होता है। जी। जैसे अगर हम दूरदर्शन का ही ले लें तो जी। दूरदर्शन में जो वो सिंबल है, बीच में जी। ग्लोब है, जी साइड्स में विंग्स हैं जो जी। गोल करते हुए इन्फिनिटी जैसा दिखता है कुछ, तो जी सामान्य जो लोग हैं वो लोगो से ज़्यादा रिलेट कर Exactly. पाएंगे जी, किसी भी तो- कंपनी का लोगो। तो जैसे दूरदर्शन का लोगो है वो एक ट्रेडमार्क है, वो क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है कि ये दूरदर्शन है जो कि सरकारी इंस्टीट्यूशन है, वो एक संस्था है जो किसी चीज़ की जानकारी दे रही है, सरल कर रही है हमारे जीने के तौर को, तरीक़ों को। तो ये एक ट्रेडमार्क है, वो एक क्वालिटी है, इसका संरक्षण ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर आता है। इसका यूं तो 10 साल हर 10 साल में आपको रिन्यू कराना होता है इसे। आपने एक बार मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में रजिस्टर करा के इसको, और हर 10 साल में रिन्यू कराना होता है। जी इसके बेसिस पे हम क्वालिटी का असेसमेंट करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का, उसकी रेपुटेशन जुड़ी होती है। जैसे कि मैगी अगर हम देखते हैं, या बहुत से कई ऐसे सैमसंग हुआ, एप्पल का लोगो हुआ, जी ये सारी चीज़ें ट्रेडमार्क के लॉस के अंदर कवर होती हैं। जी सर, और कॉपीराइट किन किन चीज़ों का प्रदान किया जाता है? कॉपीराइट। और उसका जो समय सीमा रहती है वो? जी, तो जैसे ट्रेडमार्क 10 साल के लिए है जी और हर 10 साल में उसको रिन्यू कराना होता है। कॉपीराइट 60 साल के लिए होता है, 60 ईयर्स। कॉपीराइट को 60 ईयर्स रखने का जो मोटिव है वो आर्टिस्टिक वैल्यू उसकी दर्शाने का है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से प्रभावशील रहता ही है और जी। वो उस व्यक्ति को देख के अपनी दूसरी नई क्रिएशन करता है। कॉपीराइट यूजुअली जो सामान्यता पे होता है वो किसी भी रिटन टेक्स्ट पे हो जाता है, किसी ने कुछ लिखा है उस पे होता है, गानों पे होता है, लय पे होता है, धुन पे होता है। ये सारे कॉपीराइट के एम्बिट में आते हैं। कॉपीराइट अगर हम सरलतम तौर पे देखें तो कॉपीराइट एक सामान्य सा लिखित ज्ञान है जिसे हम रजिस्टर कर देते हैं और उसके ऊपर उसके जैसा कोई वही का वही हूबहू ना उतार दे, इसका संरक्षण कॉपीराइट के अंदर किया जाता है। जैसे हमने एक कहानी पढ़ी होगी एने फ्रैंक की। एने फ्रैंक ने एक किताब लिखी थी, द स्टोरी ऑफ लाइफ। स्टोरी ऑफ लाइफ लोग क्लेम करते हैं कि किसी व्यक्ति ने पहले लिख चुकी थी और एने फ्रैंक का वो उतारा हुआ वर्जन है।
लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है? इसी चीज़ का संरक्षण करने के लिए हमने कॉपीराइट एक्ट लेके आया था। कॉपीराइट एक्ट इंडिया में बहुत प्रचलित है, लेकिन वो 60 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, जिसका मतलब है उसका उपयोग हम 60 साल के बाद कोई और आर्टिस्ट उसी से प्रेरणा लेके या उसी को और अच्छा बनाने के तौर पे रिमिक्स कर सकता है, उसको और बदल सकता है, अपने तौर में कर सकता है या उस तौर में अपने आप को ढाल सकता है। ये कॉपीराइट का एक संरक्षण हो गया। जी बिल्कुल सर, मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि इस संबंध में कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं और सरकार किस तरह से सपोर्ट दे रही है? ओके, सरकारी योजनाएं क्योंकि लॉ एक डायनेमिक फील्ड है, हर समय सीमा पे चेंज होता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह सकता लॉ। जी, तो सरकारी स्कीम्स भी बदलती रहती हैं। सरकारी स्कीम्स इन मामलों में कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास कई लॉज हैं, जैसे कि कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, डिज़ाइंस एंड लेआउट एक्ट है, PPFVR जिसे हम प्लांट वैरायटी एक्ट कहते हैं, प्लांट वैरायटी एक्ट है, GI टैक्स के लिए एक्ट है, और ऐसे 7 या 8-9 एक्ट्स हैं, बहुत से एक्ट्स हैं और ये चेंज होते रहते हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में शायद इनकी संख्या 14 से 16 भी हो सकती है, क्योंकि वही ये लॉ है जो हर एक घड़ी में चेंज हो सकता है। जी, तो अगर हम सरकारी स्कीम्स की बात करें तो सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आई हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अपना PPVFR जो कि प्लांट वैरायटी के रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करता है, अपना एक पोर्टल खुद का बनाया हुआ है। वैसे ही ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, वहीं हमने जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स देखे हुए हैं जो नोटिफिकेशन सरकार हर साल अपने रिपोर्ट्स में निकालती रहती है। इन सारी स्कीम्स के बेसिस पे हम संरक्षण एक्ट के थ्रू दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम संरक्षण देने की बात करते हैं तो हम अगर मान लीजिए किसी का इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है, किसी की हानि होती है, तो वो जाएगा कहाँ? तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? तो हाँ, ज़रूर हम कोर्ट जा सकते हैं, पर इसके लिए कुछ संस्थाएं हैं जिनका सिर्फ काम ही यही है, जैसे कि डायरेक्टरेट्स हैं हर एक कॉपीराइट या पेटेंट या फिर इन सभी चीज़ों के लिए हर एक छोटी छोटी कमेटियाँ हैं, या जो हम कॉरपोरेट जो एंटिटीज़ हैं उन लोग के लिए कुछ पोर्टल्स हैं जहाँ पे इनका इन्फ्रिंजमेंट का ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जिसके बेसिस पे हम इनको अप्रोच करते हैं। जी, इसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट जाती है सीधे, इसे लोअर कोर्ट्स नहीं सुनते हैं, क्योंकि जी, ये जो सामान्यतः इनके जो केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। महंगे इस तौर पे भी हो सकते हैं कि कई केसेस 100-150 करोड़ रुपए जी के भी हो बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। जी अमन जी, तो दर्शकों, ये जो नवाचार है, जो रचना है, यानी कि इनोवेशन है, क्रिएटिविटी, ये जो संपदा है, इनका संरक्षण किया जा सके और ज़्यादा से देखिए, संरक्षण कब संभव है? जब आपके बीच इस विषय को लेकर जानकारियाँ होंगी, जागरूकता होगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो अमन जी, आज हमारे कार्यक्रम में आकर इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर पाटीदार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। तो दर्शकों उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा यह अंक आप सभी को पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।